जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। बच्चों, आज है 19 अप्रैल और चलिए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर प्लस उनसे जुड़ी हुई स्टैटिक नॉलेज की। तो हमारा पहला करंट अफेयर का बच्चों क्वेश्चन है, वो है कलम और कवच 2.0 के बारे में। तो चलिए बच्चों इसका क्वेश्चन देखते हैं। वेयर वॉज द डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल कलम एंड कवच 2.0 हेल्ड? ऑप्शन है हैदराबाद, बी चेन्नई, सी दिल्ली और डी बेंगलुरु बच्चों, और हमारा आंसर है नई दिल्ली। तो चलिए बात करते हैं बच्चों। द सेंटर फॉर जॉइंट वारफेयर स्टडीज सेंजोज विच वर्क अंडर हेडक्वार्टर इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, बेसिकली जो इंडियन आर्मी का बच्चों एक पार्ट है ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, हेल्ड द सेकंड एडिशन ऑफ डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल कलम एंड कवच। कलम मतलब पेन, कवच मतलब शील्ड। कलम एंड कवच 2.0 ऑन अप्रैल 15, 2025 इन मानेकशॉ सेंटर, नई दिल्ली। तो बच्चों ये न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया कलम एंड कवच 2.0। ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का किया हुआ एक प्रोग्राम होता है बच्चों, जिसमें डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड अलग अलग इंडस्ट्री के लोग आते हैं। इसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लोग, प्राइवेट सेक्टर से, उसके अलावा डिफेंस के लोग आते हैं बच्चों, और वो आके डिस्कस करते हैं अलग अलग बुक्स को और अलग अलग चीजों को जिनका लेना देना है बच्चों डिफेंस से, प्लस जिनको बताया जाता है दुनिया को बच्चों पेन से, यानी बेसिकली उसके ऊपर आर्टिकल लिख के, उसको न्यूज में बता के, उसके ऊपर कोई बुक लिख के, इस टाइप से बच्चों। और दिस स्पेशल फेस्टिवल फॉलोड द थीम ऑफ सिक्योरिंग इंडिया राइज थ्रू डिफेंस रिफॉर्म। तो 2024 को बेसिकली 2025 सॉरी को उन्होंने बोला है ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म्स इन इंडिया बच्चों। और ये जो बच्चों कलम एंड कवच 2.0 है, ये एक मौका देता है बच्चों खास तौर पे डिफेंस से जुड़े लोगों को अपने फीलिंग्स को शेयर करने का इन फॉर्म ऑफ बुक्स बच्चों। तो इसलिए इसका नाम क्या रखा है, कलम एंड कवच। सेकंड बच्चों बात करते हैं अ न्यू फ्रॉग स्पीशीज नेम्ड लेप्टोब्राकियम आरियाटियम। तो बेसिकली एक फ्रॉग स्पीशीज है बच्चों जिसका नाम है लेप्टोब्राकियम आरियाटियम, was recently discovered in which north eastern state, जिसको रिसेंटली किस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में बच्चों डिस्कवर किया गया है? नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर या असम? आंसर है बच्चों असम। अ स्टडी इन असम led to the discovery of a new frog species Leptobrachium areatium named after आर्या विद्यापीठ कॉलेज इन गुवाहाटी। तो बच्चों ये आरियाटियम जो है ये बेसिकली आर्या विद्यापीठ जो कॉलेज है उसके नाम से आर्या आया है। द फ्रॉग वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन 2004 एज लेप्टोब्राकियम स्मिथी, बट रिसेंट मॉलिक्यूलर एंड मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज कंफर्म्ड इट एज अ न्यू स्पीशीज। तो ओरिजिनली असम और उसके आसपास के इलाकों में ये 2004 को ही बच्चों डिस्कवर हो गया था, बट जब इसको उस टाइम डिस्कवर किया ना तो उनको लगा ये ओरिजिनली जो एक स्पीशीज है लेप्टोब्रैकियम स्मिथी उसका है। बट अभी बच्चों इसके ऊपर जब रिसर्च की गई तो मॉलिक्यूलर और बायोलॉजिकली बच्चों जब इसको चेक किया गया तो पता लगा ये तो एक अलग स्पीशीज है, और उसका फिर नाम रख दिया गया बच्चों लेप्टोब्रैकियम आरियाटियम बच्चों। इट हैज बीन आइडेंटिफाइड इन गरभंगा रिजर्व फॉरेस्ट जो कि गुवाहाटी के पास पड़ता है बच्चों। द स्पीशीज इज नोटेड फॉर डिस्टिंक्टिव फीचर इंक्लूडिंग फीरी ऑरेंज एंड ब्लैक आई। तो बच्चों इसकी जो खास बात है ना बच्चों वो है बच्चों इसकी आंख। अगर आप इस मेंढक की आंख देखोगे बच्चों वो ऑरेंज और ब्लैक है, जो कि बच्चों बड़ी रेयर होती है काफी में। तो याद रखिए बच्चों लेप्टोब्रैकियम आरियाटियम बेसिकली एक फ्रॉग की स्पीशीज है जिसको रिसेंटली बच्चों डिस्कवर किया गया है। नेक्स्ट बच्चों हमारा क्वेश्चन है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे के बारे में। हीमोफीलिया बच्चों एक डिसीज होती है। तो क्वेश्चन है बच्चों व्हाट वाज द थीम फॉर वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 2025? ऑप्शन है access for all women and girls bleed to, prevention of bleed as the global standard of care, reaching every person with bleeding disorder, a future without hemophilia बच्चों। और इसका आंसर है बच्चों access for all women and girls bleed to। तो वर्ल्ड हीमोफीलिया डे which is a global initiative to raise awareness about hemophilia, a rare inherited bleeding disorder, इट इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन अप्रैल 17। तो वर्ल्ड हीमोफीलिया डे अप्रैल 17 को हर साल बच्चों सेलिब्रेट किया जाता है, और इस बार हीमोफीलिया डे की जो थीम है वो है एक्सेस फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स ब्लीड टू, जो कि बच्चों हमने अभी आंसर में लगाया है। अब बच्चों क्वेश्चन आता है कि ये हीमोफीलिया बीमारी क्या है बच्चों? तो देखिए हीमोफीलिया पहली चीज तो एक इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। इनहेरिटेड मतलब ये जनरली बर्थ के साथ ही
जो है वो मदर की बॉडी से आती है, यानी ये बर्थ के टाइम के बाद से ही आ जाती है। 99% केस में बच्चों ये बाय बर्थ होती है। अब हीमोफीलिया क्या होता है बच्चों? हमारी बॉडी में एक नेचुरल प्रोसेस है कि जब भी बॉडी में खून किसी ब्लड वेसल से लीक होना शुरू होता है ना, तो वो बाद में जम जाता है और खून का जो लीक होना होता है वो बंद हो जाता है। बट हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें ब्लड क्लोटिंग नहीं होती, यानी एक बार खून बहने लग जाए वो रुकता बड़ा लेट है, वो बहता ही रहता है, बहता ही रहता है। और छोटी छोटी चीज में, जैसे बच्चों आपने जो है वो कोई गेम खेलना शुरू किया, आपके कोई बच्चों फ्रिक्शन की वजह से स्किन में कुछ हो गया तो तुरंत खून आना शुरू हो जाएगा। तो इस टाइप की बच्चों ये डिसीज होती है, और इसमें खून बच्चों जो है वो जॉइंट्स में कई बार फंस के गाढ़ा हो जाता है, तो बड़ी इसमें दिक्कत आती है। तो इसको लेके बच्चों दुनिया को अवेयर करने को लेके एक बच्चों पर्सन थे जिनका नाम था फ्रैंक श्नैबल। फ्रैंक श्नैबल ने बच्चों वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया जो है वो एस्टेब्लिश करी। बाद में इसी ऑर्गेनाइजेशन ने 1989 में वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाना शुरू किया बच्चों। दूसरा, हीमोफीलिया को बच्चों याद रखिए HAE से भी लिखते हैं, कई बार HE से भी हीमोफीलिया लिखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये है बच्चों हीमोफीलिया डिसीज। और हीमोफीलिया जो है बच्चों कई टाइप की होती है, जैसे हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया सी। अब हीमोफीलिया ए बी सी ऐसा नहीं है कि कोई वायरस वगैरह है, बेसिकली आपके ब्लड के अंदर जो क्लोटिंग करने के लिए जो प्रोटीन या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना, उसमें से अगर एक कोई फैक्टर गायब हो तो उसका नाम ए रख दिया। जैसे अगर फैक्टर 7 गायब होता है उसको ए बोलते हैं, फैक्टर 9 गायब होता है उसको बी बोलते हैं, फैक्टर सी गायब होता है, फैक्टर 11 गायब होता है तो उसको सी, हीमोफीलिया सी बोल देते हैं। और हीमोफीलिया ए बहुत कॉमन है, और कितना कॉमन है? मोटा मोटा 5000 में से एक आदमी को बच्चों हीमोफीलिया ए ऑन एन एवरेज अर्थ के ऊपर है। हीमोफीलिया बी थोड़ा कम कॉमन है, 25,000 में एक आदमी को। और हीमोफीलिया सी 1 लाख में से किसी एक आदमी को होता है बच्चों। लेकिन आज के टाइम में चाहे एक को भी हो बच्चों, ये बीमारी जो है इसका बच्चों देखिए इसका कोई क्योर नहीं है, यानी आप इसको ऐसे ठीक नहीं कर सकते। बस अच्छा लाइफस्टाइल और अच्छा बच्चों अवेयरनेस ही जो है उस बंदे की लाइफ को इजी कर सकते हैं जो बच्चों हीमोफीलिया से पीड़ित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं बच्चों, वो है बच्चों डिजिटल लिटरेसी के बारे में। विच स्टेट ऑफ इंडिया बिकम इंडियाज फर्स्ट फुली डिजिटल लिटरेट स्टेट? भारत का वो कौन सा स्टेट है जो अभी अभी इंडिया का पहला फुली डिजिटल लिटरेट स्टेट बन गया? ऑप्शन है कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल या महाराष्ट्र। और बच्चों अगर आप तुक्का मारोगे तो सारे आंसर केरला पे मारोगे, और केरला ही क्या है बच्चों? आंसर है। अब चलिए बात करते हैं। द केरला गवर्नमेंट has become the first state of India to achieve total digital literacy, with the state government now waiting for confirmation of President of India to make the official statement। तो केरल की सरकार ने वैसे तो डिक्लेयर कर दिया है कि वो 100% जो है वो डिजिटल लिटरेसी वाला स्टेट बन गया है। अब ये डिजिटल लिटरेसी क्या होता है बच्चों? देखिए डिजिटल लिटरेसी का लेना देना है बच्चों फोन या लैपटॉप से, क्योंकि बच्चों देखिए इंटरनेट का जमाना है, सब कुछ फोन पे हो रहा है। इवन बच्चों जो आजकल बच्चों जो गांव में पेंशन मिलती है आजकल तो आधे से ज्यादा बच्चों वो भी ऑनलाइन ही सारी ऑनलाइन ट्रांसफर होती है। तो गांवों में आज भी बच्चों भारत के गांवों में कुछ लोग ऐसे हैं जो फोन इस्तेमाल नहीं करते, एटलीस्ट स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं करते। तो जिस भी स्टेट में या जिस भी पोजीशन में सारे लोग बेसिक मोबाइल यूज करना सीख जाएं, कि वो व्हाट्सएप पे कॉल करना सीख जाएं, या वो बच्चों नॉर्मल बेसिक मोबाइल की जो स्मार्टफोन की इंटरनेट के साथ फंक्शनिंग होती है वो सीख जाएं, उसको बोलते हैं डिजिटल लिटरेट। अब ये बच्चों डिजिटल लिटरेसी का प्रोग्राम केरल में शुरू कब हुआ? 2022 में डिजिटल केरला नाम का ना बच्चों एक छोटा सा कैंपेन हुआ। और ये कैंपेन बेसिकली क्या था? एक बच्चों ग्राम पंचायत पुलमपारा जो थिरुवनंतपुरम या जो केरल की कैपिटल है उसके अंदर आती थी, वहां पे कुछ लोगों ने इनिशिएटिव लिया कि हम ना अपने ग्राम पंचायत में जितने बूढ़े आदमी हैं, जितने आदमी अनपढ़ हैं, या जितने आदमी ऐसे जिनको फोन चलाना था सबको सिखाएंगे। और ये बात फेमस होगी। बाद में इसी को बच्चों केरल गवर्नमेंट ने पूरे बड़े लेवल पे करना शुरू कर दिया, और ओवरऑल लगभग 22 लाख लोगों को बच्चों उन्होंने बेसिक मोबाइल फंक्शनिंग जो है इंटरनेट के यूज करके सिखाई। और उसके बाद केरल की सरकार ने यह डिक्लेयर करा कि केरल एक तरीके से 100% डिजिटल लिटरेसी वाला स्टेट बन गया है। केरल के सीएम का नाम, चीफ मिनिस्टर का नाम है बच्चों पिनाराई विजयन। पिनाराई विजयन। और ये सीपीआई
करके एक पार्टी है बच्चों, CPIM, उस पार्टी के बच्चों CM है। और केरल की सरकार आपको पता ही है बच्चों, एजुकेशन को और उससे रिलेटेड केरल बच्चों बड़ा फेमस स्टेट है इंडिया का, तो ये भी बच्चों केरल का है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, ये है बच्चों हॉकी से रिलेटेड। विच स्टेट वॉन द 15th हॉकी इंडिया सीनियर मैन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025? तो इनमें से किस स्टेट ने 15th हॉकी इंडिया सीनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 जीती? पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या गुजरात? तो अगर आप ध्यान दो बच्चों, इसमें सिख प्लेयर ज्यादा है, तो अगर आप तुक्का मारना चाहो तो क्या मार सकते हो बच्चों? पंजाब, और पंजाब भी है हमारा आंसर बच्चों। तो पंजाब वॉज क्राउंड एज द चैंपियन ऑफ 15th हॉकी इंडिया सीनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप 2025 आफ्टर डिफीटिंग मध्य प्रदेश बाय 4-1 इन झांसी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में झांसी में बच्चों ये हॉकी इंडिया सीनियर मैन चैंपियनशिप हो रही थी, और इसमें पंजाब ने मध्य प्रदेश को हराया 4-1 से और जीत ली बच्चों ट्रॉफी। उत्तर प्रदेश जो बच्चों ऑर्गेनाइज कर रही थी ये टूर्नामेंट, उसकी टीम बच्चों 3rd प्लेस पे, इन्होंने मणिपुर को 5-1 से हरा के 3rd प्लेस हासिल करा बच्चों। तो याद रखिए ये है बच्चों आंसर हमारा है पंजाब। अब बच्चों हॉकी इंडिया जो है ये इंडिया की हॉकी फेडरेशन है। हॉकी फेडरेशन मतलब इंडिया में जो मेन हॉकी चलाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है वो, उसका नाम है हॉकी इंडिया। अब हॉकी इंडिया भारत में बच्चों पिछले काफी साल से बेसिकली चैंपियनशिप करती है, यानी ऑल ओवर इंडिया स्टेट के आपस में मैच होते हैं, और वो सीनियर लेवल के मैच होते हैं, यानी जो मेन टीम होती है स्टेट की उसके मैच होते हैं। और बेसिकली चैंपियनशिप जो है बच्चों 1928 से शुरू है। उस टाइम इसको रंगनाथ स्वामी कप बोला करते थे, बाद में इसका नाम बदल के बच्चों हमने हॉकी चैंपियनशिप कर दिया। पहले ये सिर्फ आदमियों की थी, 2011 के बाद से फीमेल की भी होने लगी। फीमेल की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो हॉकी इंडिया सीनियर विमेन्स नेशनल चैंपियनशिप जो बच्चों हुई थी 15th हॉकी इंडिया नेशनल वुमेन चैंपियनशिप, वो बच्चों पिछले महीने मार्च में हुई थी। वो जीती है बच्चों झारखंड ने। तो वो झारखंड ने जीती, और झारखंड ने फाइनल में किसको हराया? हरियाणा को बच्चों। ठीक है, हरियाणा डिफेंडिंग था बच्चों वुमेन कैटेगरी में, और इस बार बच्चों हरियाणा नंबर 2 पे रहा। तो झारखंड ने बच्चों फर्स्ट प्राइज हासिल करा, यानी टाइटल हासिल करा विमेन सीनियर नेशनल चैंपियनशिप। मेन सीनियर नेशनल चैंपियनशिप किसने बच्चों जीता है? पंजाब ने। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं मिसिस ग्लोब इंटरनेशनल की। तो हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द टाइटल ऑफ मिसिस ग्लोब इंटरनेशनल? तो एक ब्यूटी पेजेंट होता है बच्चों मिसिस ग्लोब इंटरनेशनल, उसका टाइटल इस बार एक इंडियन ने जीता, और वो पहली इंडियन है जिन्होंने टाइटल जीता। उनका नाम क्या है? तमन्ना पांडे, शैली गुप्ता, शिल्पा जैन या अनुराधा गर्ग? आंसर है बच्चों अनुराधा गर्ग। तो चलिए बात करते हैं बच्चों। अनुराधा गर्ग मेक्स हिस्ट्री एज इंडियाज फर्स्ट मिसिस ग्लोब इंटरनेशनल 2025 विनर, इंस्पायरिंग विद हर ग्रेस एंड एम्पावरिंग जर्नी। तो बच्चों ब्यूटी पेजेंट बेसिकली क्या होता है? पूरी दुनिया में बच्चों ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं जिनको ब्यूटी पेजेंट बोला जाता है, और वैसे तो दुनिया में 4 मेन ब्यूटी पेजेंट है बच्चों। वो है मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस अर्थ और मिस इंटरनेशनल। ठीक है, अब इन चारों की आप एक चीज देखिए, ये बेसिकली मिस हैं बच्चों, यानी वो जिनकी शादी नहीं हुई है। फिर बच्चों दुनिया में कुछ माइनर टूर्नामेंट, माइनर पेजेंट, ब्यूटी पेजेंट भी होते हैं जो छोटे लेवल के होते हैं, वो मिसिस कैटेगरी में भी होते हैं, यानी वो मैरिड वुमेन के लिए भी होते हैं। तो ऐसा ये कंपटीशन है मिसिस ग्लोब इंटरनेशनल। ये वो विमेन बच्चों, इसमें वो वुमेन पार्ट ले सकती है जो कि मैरिड है, जिसकी एज 25 से ज्यादा है, और जो कि एक मदर है, यानी जिसके बच्चे हो चुके हैं। और ये इस बार बच्चों जो मिसिस ग्लोब इंटरनेशनल जो ब्यूटी पेजेंट हुआ था, ये शेंजन चाइना में हुआ था, और करीब 80 कंट्रीज के बच्चों जो उसमें ब्यूटी पेजेंट जो पार्टिसिपेंट थी वो आई थी, और उनको डिफीट करते हुए बच्चों हरियाणा के फरीदाबाद शहर की बच्चों, सॉरी गुड़गांव शहर की जो अनुराधा गर्ग हैं बच्चों, उन्होंने ये ब्यूटी पेजेंट जीत लिया है। अब बच्चों
ये इंपॉर्टेंट है, बट इसी के साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स में क्या चल रहा है बच्चों। तो अगर मैं बात करूं मिस वर्ल्ड की बच्चों, मिस वर्ल्ड ज्यादा फेमस है इन टर्म्स ऑफ बच्चों ब्यूटी पेजेंट की अगर मैं बात करूं। और फर्स्ट इंडियन जिन्होंने बच्चों मिस वर्ल्ड जीता था उनका नाम था बच्चों रीता फारिया। उन्होंने 1966 में बच्चों जो है वो मिस वर्ल्ड का टाइटल जीत लिया था। और उसके बाद मतलब ओवरऑल 6 इंडियन ने मिस वर्ल्ड जीता है, स्टार्टिंग फ्रॉम रीता फारिया, उसके बाद बच्चों ऐश्वर्या राय, उसके बाद बच्चों प्रियंका चोपड़ा ने जीता, युक्ता मुखी ने जीता, उसके बाद बच्चों जो है मानुषी चिल्लर ने लास्ट में बच्चों मिस वर्ल्ड जीता। फिर एक होता है बच्चों मिस यूनिवर्स। मिस यूनिवर्स वो भी बड़ा फेमस होता है। जो फर्स्ट इंडियन जिन्होंने बच्चों मिस यूनिवर्स जीता था उनका नाम है बच्चों सुष्मिता सेन। तो ये भी बॉलीवुड की एक्ट्रेस है बच्चों, इनका भी नाम आप लोगों ने सुना होगा। और उन्होंने जीता था बच्चों 1994 में। सुष्मिता सेन के बाद ये लारा दत्ता ने जीता। उसके बाद लास्ट इंडियन जिन्होंने जीता बच्चों उनका नाम था हरनाज संधू बच्चों। ये 3 इंडियंस ने जीता है। मिस वर्ल्ड जो है बच्चों वो बेसिकली आज तक 6 इंडियन ने जीता है। फिर एक और है बच्चों मिस अर्थ। मिस अर्थ बच्चों आज तक सिर्फ एक ही इंडियन ने जीता है। फर्स्ट एंड ओनली इंडियन जो अभी तक बच्चों वुमेन पार्टिसिपेंट है उनका नाम है निकोला फारिया बच्चों। और ये 2010 में जीता, ओनली इंडियन। और मिस इंटरनेशनल जो है बच्चों अभी तक किसी इंडियन ने नहीं जीता है, बट ये वाला जो है ये है मिसिस ग्लोब इंटरनेशनल बच्चों, और ये अनुराधा गर्ग ने जीता है। ये नाम बच्चों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हु हैज बीन रिकमेंडेड टू बिकम 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इंडिया के 52nd चीफ जस्टिस के नाम की रिकमेंडेशन किसके नाम की हुई है? जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस बी आर गवई या जस्टिस ए एस ओका? आंसर है बच्चों जस्टिस बी आर गवई। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो अभी बच्चों इंडिया के चीफ जस्टिस हैं जिनका नाम है बच्चों जस्टिस संजीव खन्ना, वो बच्चों अगले महीने रिटायर हो रहे हैं। और क्योंकि वो अगले महीने रिटायर हुए हैं तो उनकी एक ड्यूटी है कि वो अगला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने रिटायर होने से पहले अपॉइंट करके जाएं। तो उन्होंने यूनियन लॉ मिनिस्ट्री को जस्टिस बी आर गवई का नाम भेजा है, जो जस्टिस संजीव खन्ना के बाद दूसरे सबसे सीनियर जज हैं बच्चों सुप्रीम कोर्ट के। और हमारी सुप्रीम कोर्ट में एक नॉर्मल ट्रेंड है बच्चों, जो भी सीनियर मोस्ट जज होता है चीफ जस्टिस के बाद वही आदमी जो है उसको प्रमोट करके बनाया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो उन्होंने बच्चों अपने बाद नया चीफ जस्टिस बनाने के लिए रिकमेंडेशन भेज दिए, और वंस अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट जस्टिस गवई विल बिकम 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर आप देखें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 124 है जो बच्चों अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के बारे में बताता है। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बच्चों। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो जजेस की अपॉइंटमेंट होती है उसके बारे में बच्चों आर्टिकल 124 है। और एलिवेटेड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन मई 24, 2019, जस्टिस गवई विल टेक ओवर द सीजीआई आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ द करंट सीजीआई खन्ना ऑन मई 14। तो जो सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बच्चों संजीव खन्ना है वो 13 मई को रिटायर और 14 मई को जो है बच्चों बी आर गवई भारत के नए चीफ जस्टिस बन जाएंगे, एंड विल रिमेन इन ऑफिस टिल नवंबर 23, 2025। और बच्चों वो नवंबर 23, 2025 को जो है बच्चों वो इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोस्ट से रिटायर हो जाएंगे बच्चों। अब आपको इतने थोड़ी टाइम के लिए क्यों? क्योंकि इनकी रिटायरमेंट एज होती है बच्चों 65 पे बेसिकली लोग जो है वो एज ए सीजीआई बच्चों रिटायर हो जाते हैं, या कोई भी एज ए सुप्रीम कोर्ट जज रिटायर हो जाते हैं। यहीं से बच्चों आपको पता होना चाहिए कि भारत में फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे। आजादी के बाद भारत के फर्स्ट सीजीआई कौन थे बच्चों? एच जे कानिया। तो एच जे कानिया जो है बच्चों वो भारत के फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। और जजेस सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटमेंट के लिए आर्टिकल कौन सा है? 124। अब मिनिस्ट्री ऑफ ये जो यूनियन लॉ मिनिस्ट्री है ना बच्चों, ये फिर प्रेसिडेंट को फाइल भेजेगी, प्रेसिडेंट यस करेंगे, फाइनल अथॉरिटी याद रखिए प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद ही अपॉइंटमेंट हो पाएगा ये। फिर बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों वो एक रिपोर्ट के बारे में जिसका नाम है इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2025। Which state has topped the Indian Justice Report 2025 in terms of police, judiciary and prisoners बच्चों? ऑप्शन है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक या केरल, और आंसर है बच्चों कर्नाटक। तो चलिए बात करते हैं बच्चों। टाटा ट्रस्ट
with help of civil societies released the India Justice Report 2025, which check persistent gap and emerging progress in India justice delivery system. The India Justice Report is the India's only national ranking of states and UT based on their capacity to deliver justice effectively and equitably. और ये रिपोर्ट पुलिस, जुडिशरी, प्रिजन और लीगल एड को बच्चों चेक करती है, प्लस ह्यूमन राइट कमीशन को भी देखती है कैसे काम कर रहे हैं, और फिर ये बताते हैं कि किस स्टेट में कितनी अच्छी कंडीशन है जस्टिस के लिए बच्चों। और इसमें ओवरऑल बच्चों जो इस बार रैंक बनाया है वो कर्नाटक का, जिनको 10 में से 6.78 का बच्चों स्कोर मिला है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं वर्ल्ड हेरिटेज डे के बारे में। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स वर्ल्ड हेरिटेज डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? अप्रैल 15th, अप्रैल 16th, अप्रैल 17th, अप्रैल 18th, और आंसर बच्चों है अप्रैल 18th। तो चलिए बच्चों बात करते हैं पहले। वर्ल्ड हेरिटेज डे विच इज ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट साइट इज सेलिब्रेटेड ऑन अप्रैल 18th एवरी ईयर। तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों? अप्रैल 18th। अब बच्चों इस दिन को सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? इट्स गोल इज टू एनकरेज इंडिविजुअल एंड लोकल कम्युनिटी टू चेरिश देयर कल्चरल हेरिटेज। तो दुनिया में अपनी हेरिटेज को, चाहे कल्चरल हो या नेचुरल हो या हिस्टोरिकल हो, उसको सेलिब्रेट करने के लिए, उसकी बच्चों वैल्यू रखने के लिए ये दिन हर जो है बच्चों ये दिन हम सेलिब्रेट करते हैं। 1982 में एक ऑर्गेनाइजेशन है इकोमोस, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स बच्चों, उसने इस दिन को शुरू किया। बाद में 1983 में यूनेस्को, जो यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है, उसने इसको ऑफिशियली अडॉप्ट करा, और यूनेस्को ने क्या कहा कि अब से हम बनाएंगे दुनिया में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो यूनेस्को ने बीड़ा उठाया कि अब से पूरी दुनिया में जो हेरिटेज साइट है ना, नेचुरली, कल्चरली या हिस्टोरिकली, यूनेस्को को उसको रिकॉग्नाइज करेगा, उसको एक लिस्ट में डालेगा और उसको बच्चों हेल्प करेगा उसको प्रिजर्व करने के लिए। और उसके बाद 1983 के बाद से यूनेस्को लगातार ये काम कर रहा है। इस बार वर्ल्ड हेरिटेज डे 2025 की जो थीम थी बच्चों वो थी हेरिटेज अंडर थ्रेट फ्रॉम डिजास्टर एंड कंफ्लिक्ट, प्रिपेयर्डनेस एंड लर्निंग फ्रॉम 60 ईयर ऑफ इकोमोस एक्शन। इकोमोस बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों मॉन्यूमेंट और साइट को लेके। अब यूनेस्को बच्चों वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, जो साइट्स की लिस्ट है वो निकालता है, और इंडिया की मैं अगर बात करूं बच्चों 43 साइट्स हैं यूनेस्को की इस हेरिटेज लिस्ट में बच्चों। 1983 में 4 साइट एक साथ ऐड हुई बच्चों, वो थी अजंता केव्स, एलोरा केव्स जो कि महाराष्ट्र में है, आगरा फोर्ट और ताजमहल। ये दोनों जो है बच्चों ये आगरा में है, और अजंता एलोरा केव कहां पे? महाराष्ट्र में। ये 4 साइट ऐड की। इसके बाद लगातार ऐड करते गए तो भारत की जो आखिरी 43rd साइट है ना, जो लास्ट ऐड हुई है, वो ऐड हुई 2024 में, और वो है बच्चों मोइदम्स। मोइदम्स कहां पे है बच्चों? असम में। अब ये मोइदम्स क्या है बच्चों? ये एक हिस्टोरिकल साइट है, और हिस्टोरिकल साइट क्या है? ये बरियल ग्राउंड है बच्चों ऑफ अहोम डायनेस्टी। तो असम में बच्चों लगभग 800 साल तक एक डायनेस्टी का कंट्रोल रहा जिनका नाम था अहोम। उनका मोइदम जो है वो बरियल ग्राउंड है, उनके राजाओं को वगैरह को रखा जाता था। मोइदम्स असम में ये 43rd साइट है 2024 में, जो इंडिया की यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट, जो साइट की लिस्ट है उसमें शामिल की गई बच्चों। तो याद रखिए वर्ल्ड हेरिटेज डे अप्रैल 18 को हर साल बच्चों सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं who has been appointed as chairperson of the 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसमें से किसको इंडिया के 23rd लॉ कमीशन के चेयरपर्सन के तौर पे अपॉइंट किया गया है? ऑप्शन रंजन गोगोई, अरुण मिश्रा, दिनेश महेश्वरी या मदन लखूर बच्चों। आंसर है दिनेश महेश्वरी। तो चलिए बात करते हैं बच्चों। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज दिनेश महेश्वरी has been appointed as chairperson of the 23rd Law Commission of India. Ministry of Law and Justice set up the 23rd Law Commission for 3-year term on 1st September 2024, which will work till 31st August 2027 बच्चों। अब बच्चों इंडिया में एक बेसिक सा सिस्टम क्या है बच्चों कि कानून बनाने की पावर पार्लियामेंट के पास है,
बट पार्लियामेंट में कोई इतने कॉम्पिटेंट लोग नहीं हैं बच्चों जो कि ये बता सके क्या क्या रूल नए बनाए कि भारत का भला हो। तो इसके लिए भारत में प्रोविजन है बच्चों, इंडिया में एक बेसिक सिस्टम बना रखा है एक एडहोक बॉडी बनाने का। एडहोक बॉडी मतलब एक टेम्पररी ऑर्गेनाइजेशन जो कि भारत में बच्चों ये बताती है कि क्या क्या लॉ बनाए जा सकते हैं और क्या क्या जो अभी लॉ बने हुए इनमें चेंज करना है, और उसको बोलते हैं बच्चों लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। अब लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो ब्रिटिश टाइम से बनता आ रहा है बच्चों। 1833 में मकौले जो है बच्चों, लॉर्ड मकौले जो है उसने बच्चों लॉ कमीशन बनाया। 1833 तो बहुत पुराने की बात होगी, फिर भारत आजाद हुआ। जब आजाद भारत में बच्चों बनी तो पहली लॉ कमीशन बनी 1956 में, और फर्स्ट लॉ कमीशन बनी बच्चों। उस कमीशन के जो चेयरपर्सन थे वो थे एमसी सेटलवार्ड बच्चों, ठीक है। अब लॉ कमीशन का काम क्या है? लॉ कमीशन का मोटा मोटा काम है बच्चों 1955 सॉरी, और लॉ कमीशन का मेन काम क्या है कि भारत में जो अभी रूल रेगुलेशन बने हैं या बनाने हैं उनमें क्या क्या हम चेंज करें, क्या क्या बनाएं, क्योंकि बच्चों बनाने तो पार्लियामेंट को हैं, बट बच्चों पता तो नहीं ना किसी को कि असली लीगल जो लीगैलिटी है चीजों की वो क्या है। इसलिए लॉ कमीशन बनाते हैं, और लॉ कमीशन में ऐसे लोग रखते हैं जिनको कानून का पता है। जैसे उनके जो बच्चों चेयरपर्सन होता है ना, वो हमेशा सुप्रीम कोर्ट के कोई रिटायर्ड जज होते हैं। तो लॉ कमीशन रोल इज टू रिव्यू एंड रिकमेंड लीगल रिफॉर्म्स टू इंप्रूव इंडियन लीगल सिस्टम। तो कानून के हिसाब से बच्चों इंडिया में क्या क्या चेंज कर सकते हैं, क्या जो नए लॉ बना सकते हैं, क्या वो कर सकते हैं जो अभी लॉ बने उनमें क्या चेंज किए जा सकते हैं। तो ये है बच्चों लॉ कमीशन के बारे में। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, इसके बारे में बच्चों कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ, ये सरकार ने अपने आप बनाई है बच्चों रूटीन में अपने काम को आसान करने के लिए, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा आज का करंट अफेयर। मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट क्लास में मंडे को। जय हिंद जय भारत।